नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक के स्पेशल एडिशन में आपका मैं इसलिए स्वागत कर रही हूं और ये कहते हुए स्वागत कर रही हूं कि तीसरी वेव का आप स्वागत ना करें, इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक आपको बहुत गंभीरता से देखना है। आज हम वो करने जा रहे हैं जो टीवी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। आज हम आपको एक स्पेशल रिसर्च के नतीजे बताने जा रहे हैं। ये रिसर्च 100 ऐसे लोगों की मेडिकल स्टडी है जिनकी मौत कोरोना से हुई। वैसे तो कोरोना की दूसरी लहर में 2 लाख के करीब लोगों की जान गई, लेकिन इतने लोगों की मौत हुई क्यों? ये सवाल आप सबके मन में होगा और इसीलिए हमने कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों की मौत की मेडिकल स्टडी की है। ये जानने की कोशिश की है कि इन लोगों ने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से उनकी जान गई। क्या उनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई, उनकी लाइफस्टाइल में किसी तरह का कोई परिवर्तन था, या उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनका ऑक्सीजन लेवल क्या था, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी इंडिकेटर्स कैसे थे, और सबसे बड़ी बात, उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी। ये रिसर्च मेरे साथी एबीपी न्यूज के संवाददाता इंद्रजीत राय ने की है। वो हमें नतीजे समझाएंगे और फिर हमें हमारे साथ डॉक्टर्स की मौजूदगी में पता चलेगा कि जो इंद्रजीत राय ने रिसर्च की है बाकी अपने डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर, वो जो स्टडी है वो किस तरफ इंडिकेट करती है। सबसे पहले मैं चाहती हूं आप रिपोर्ट को देखिए और सारे डॉक्टर्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम डॉक्टर्स हैं जो इस पूरी की पूरी रिसर्च में, स्टडी में हमारे साथ मौजूद थे। जैसे डॉक्टर संजय राय, कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रश्मि गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनका तफसील से आपके सामने इंट्रोडक्शन करूं उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को तबाह करके रख दी। परिवार खत्म हो गए, घर उजड़ गए, लोग बर्बाद हो गए। जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर भी लोग अपनों को बचा नहीं पाए। पर सवाल है कि दूसरी लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में ही क्यों दिखा? दूसरी लहर में इतने ज्यादा लोगों की मौत क्यों हुई? वेरिएंट खतरनाक था या लोगों ने लापरवाही से जान गंवाई? लापरवाही लोगों की थी या फिर सिस्टम की? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज के संवाददाता इंद्रजीत राय ने एक स्टडी की। टेलीविजन पर इस तरह की स्टडी पहली बार की गई है। हमने कोविड से जान गंवाने वाले 100 लोगों पर एक स्टडी की। हमने इन 100 मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया। अपनी रिसर्च में हमने मौत की क्लिनिकल वजह को तलाशा। हमने मौत के बीच समानता तलाशने की भी कोशिश की। इस रिसर्च में हमारे साथ देश के 5 जाने माने डॉक्टर भी शामिल हुए। हमारे साथ इस स्टडी में मरीजों के मेडिकल डेटा को समझने और उसका इंटरप्रिटेशन करने में ये डॉक्टर साथ थे। डॉक्टर अंकुश गर्ग, डॉक्टर नवदीप कुमार, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर डीके गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता। हमारी स्टडी में सबसे महत्वपूर्ण थे वो क्राइटेरिया जिनके आधार पर यह रिसर्च होनी थी। इसलिए हमने अपनी स्टडी में कुछ विशेष आधारों का ख्याल रखा, जैसे हॉस्पिटल में दाखिले के वक्त मरीज का ऑक्सीजन लेवल, संक्रमण के कितने दिन बाद अस्पताल में दाखिला हुआ, एडमिशन के वक्त बीपी, टेम्परेचर और पल्स रेट क्या था, मरीज का बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स क्या था, मरीज की क्या कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री थी, क्या मरीज को वैक्सीन लगी थी, कोविड से लड़ने की इच्छा शक्ति कैसी थी। इन्हीं आधारों पर
जब हमने डॉक्टरों के साथ मिलकर रिसर्च की तो बहुत से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। हमारी ये रिसर्च कोरोना से बचाव में बहुत कारगर साबित हो सकती है। इस रिसर्च के नतीजों के आधार पर आप अपने लाइफस्टाइल में, कोरोना के इलाज में और कोरोना हो जाने पर अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव कर सकते हैं। और अब जरा मेरे सहयोगी इंद्रजीत राय का रुख करते हैं। इसलिए उनका रुख करना जरूरी है क्योंकि वो ये बताएंगे कि ये स्टडी शुरू कैसे हुई, क्या चीजें ध्यान में रखी गई और वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या था और उसका जवाब क्या मिला। इंद्रजीत जी देखिए, ये 100 लोगों पे हमने स्टडी की। इसमें उन लोगों को चुना जिनकी मौत जो है वो कोरोना की वजह से हो गई थी। इसमें हमने 32 पैरामीटर्स लिए। हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम उसका टेम्परेचर कितना था और ज़िंदगी की जंग हारने से ठीक पहले उसके टेस्ट के रिजल्ट्स क्या थे, इन सारी चीज़ों को हमने लिया। जो एज फैक्टर था हमारे इस सैंपल में, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि 40 से 45 साल वाले 35% लोग इस स्टडी में शामिल थे। 60 से 80 वाले 45% शामिल थे और 50 से 60 वाले 20% शामिल थे। तो ये जो एज का फैक्टर था हमारी स्टडी में, जिन मरीजों को एज ग्रुप को हमने लिया वो ये थे। 3 तरह के डेटा को हमने हासिल किया। एक, जब वो अस्पताल में एडमिट हुआ। दूसरा, जब वो ज़िंदगी हार चुका था उसके ठीक पहले की रिपोर्ट्स। और तीसरा, जो उसका मिड पीरियड था हॉस्पिटलाइजेशन का, उस वक्त लिया। सबसे पहला मैं आंकड़ा दिखाने की आपको दिखाना चाहूँगा डायबिटीज़ का, जो कि अब से कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ के जो नतीजे हैं वो क्या थे। ये डायबिटीज़ के नतीजे हैं, यानी कि जिन मरीजों की जो डायबिटीज़ थी एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन 140 के ऊपर थी। हमारी स्टडी में जो 100 मरीज़ का डेटा था उसमें 72 मरीज़ यानी कि 72% मरीज़ वो ज़िंदगी की जंग हार गए। और जो बिना डायबिटीज़ वाले थे एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन 140 के नीचे जिनका शुगर लेवल था, उसमें सिर्फ 28% मरे। यानी कि जिनको शुगर था वो इस बीमारी से ज़्यादा मोर्टेलिटी उनकी हुई। जी रूबिका। ओके, तो नतीजा ये कि डायबिटीज़ से मरीजों को सावधान रहने की ज़रूरत है इंद्रजीत, और इसीलिए तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, डॉक्टर रश्मि गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर स्वाति मालेवाल और डॉक्टर संजय हमारे साथ बने हुए। और उन 5 डॉक्टर्स में जिन्होंने रिसर्च की थी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, 5 डॉक्टर्स जिन्होंने रिसर्च की थी, उनमें से 2 डॉक्टर्स इस वक्त आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और 2 वो डॉक्टर्स हैं जो इस रिसर्च में शामिल तो नहीं थे। सवाल हैं, पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं और उसके बाद मैं डॉक्टर से डिटेल में समझूंगी। इंद्रजीत, डायबिटीज़ अगर किसी मरीज को है तो कोरोना से सावधान रहने की ज़रूरत है, ये पहली चीज़ आपने समझी जी। इन 100 मरीजों में और कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ थी? देखिए, इन 100 मरीजों में ब्लड प्रेशर को हमने एग्जामिन किया कि ब्लड प्रेशर जब वो हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुआ उस वक्त उसका बीपी क्या था, इलाज के दौरान उसका बीपी क्या था, और जब उसकी मोर्टेलिटी हुई यानी कि जब वो ज़िंदगी की जंग हारा उस वक्त उसका बीपी कितना था। इसके अलावा हमने BMI बॉडी मास इंडेक्स को अपना आधार बनाया। इसके अलावा हमने एंजाइटी लेवल को आधार बनाया कि इलाज के दौरान उसका एंजाइटी लेवल कैसा था। तो हमने 32 पैरामीटर्स पे इन मरीजों के आंकड़ों को देखा। 32 पैरामीटर आप बता रहे हैं, उन आंकड़ों पर इन मरीजों के ऊपर रिसर्च हुई है। मैं शुरुआत डॉक्टर DK गुप्ता आपसे कर रही हूँ। 100 मरीज, ये 100 मरीज ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आप में डायबिटीज़ है तो 72% चांसेस हैं कि आप कोरोना की जंग हार जाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है दीपिका जी। पहले मैं फिर बताऊंगा कि हम सबको पता है, बहुत पहले से पता है कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, या तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। और डायबिटीज में भी ऐसा ही होता है कि डायबिटीज जिन लोगों को होती है, शुगर होती है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हम वैसे भी देखते हैं कि उनको कोई अल्सर हो जाता है, कोई जख्म हो जाता है, तो उनको हीलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। तो अगर ऐसे लोगों को, डायबिटीज वाले लोगों को अगर कोरोना
संक्रमित करता है, उसका अटैक होता है, तो जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, उनमें वो इन्वेड फास्ट करता है, उसके अलावा रेप्लिकेशन का फास्ट होता है। उसकी वजह से इन मरीजों में न्यूमोनाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको एआरडीएस बोलते हैं, और लेटर ऑन मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में जाते हैं और डेथ होती है। तो डायबिटीज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। और एक बात और बताई, आपने ध्यान नहीं दिया उन्होंने, कि जो एज ग्रुप बताया, तो जो इस बार जो एज ग्रुप बताया वो 60 प्लस वालों से था, उनमें डेथ कम थी। जो अगर हम दोनों जोड़ दें, 40 और 60 के बीच में आंकड़े को जोड़ दें, तो लगभग 60-70% ऐसे लोग थे जो मिडिल एज और सीनियर सिटीजन के आसपास थे। तो कहीं ना कहीं इस जो दूसरी लहर में थे, कोरोना का जो अटैक था, कोरोना ने जो मिडिल एज लोग थे उनको भी नहीं छोड़ा, जिनकी हम बात कर रहे हैं, यंग और मिडिल एज। और इन लोगों में भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 35-40 एज में जिनको डायबिटीज डेवलप हो जाती है, शुगर हो जाती है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे 90 मिलियन ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको डायबिटीज है, जो प्रोन है किसी न किसी गंभीर बीमारी के संक्रमण में। और डायबिटीज से खाली कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ता, इसके अतिरिक्त डायबिटीज वालों को साइलेंट है। आप ये कह रहे हैं इम्यूनिटी कम हो जाती है और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको ऑन स्क्रीन मैं वेलकम करती हूँ। एक लंबा सफ़र आपने और मैंने ऑन अ पर्सनल लेवल भी तय किया है, लेकिन और मैं बता दूं दर्शकों को कि वो तब डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी इस बात को जानते हैं और डॉक्टर स्वाति भी जानती हैं, जब मैं खुद अस्पताल में 25 दिन अपनी माँ के इलाज में मौजूद थी। तो डॉक्टर स्वाति, उस वक्त कोरोना के मरीज़ों की भी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टर डी.के. गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने जो अभी ये रिसर्च की इंद्रजीत राय के साथ मिलकर, आपका क्या मानना है, ये डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं 72% आंकड़ा आ रहा है, 100 मरीज? बिल्कुल, शुक्रिया रुबिका जी, और आपके दुख की मैं भी उतनी ही भागीदारी हूँ और उम्मीद है कि आप जल्द इससे बाहर आएंगे। देखिए, ये बात जो डॉक्टर गुप्ता ने बोली, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी रुबिका जी यहाँ पर, कि डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, ना केवल उनका इम्यूनिटी लेवल स्लो हो जाता है, उनका रिपेयर मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो भी बहुत स्लो हो जाता है। जैसे कि आपने देखा हो पहले भी, जो लोगों को डायबिटीज है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जैसे उन्हें कोई जख्म हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तो उनको बहुत वक्त लगता है उसको डील करने में, ठीक होने में। जैसे आम आदमी का वही जख्म जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जिनको डायबिटीज होती है उनका वो जख्म हील होने में वक्त लगता है। तो डायबिटीज के साथ हमने ये देखा है कि जो रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी का, वो क्योंकि स्लो हो जाता है, तो एक तरफ कहीं इम्यूनिटी कम हो गई, दूसरी तरफ आपका रिपेयर मैकेनिज्म भी स्लो हो गया, जिसकी वजह से जो है और ज्यादा डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उन्हें कॉम्प्लिकेशंस उभरकर सामने आती हैं। दूसरी चीज ये है कि डायबिटीज के मरीजों में जो उनकी आर्टरीज होती है, धमनियां होती हैं जो हमारी खून की, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, उनमें एक उत्तेजना होती है, और कोरोना जो होता है वो भी अपने आप से एक उत्तेजना पैदा करता है। तो ये दोनों चीजों का जो एक मिश्रण है कि उत्तेजना के ऊपर उत्तेजना जो हो रही है, ये भी डायबिटीज के मरीजों के लिए और लीथल साबित हो जाता है। ठीक है डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर संजय, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन कुछ और सवाल ले लेते हैं जिनके बारे में गहन जो स्टडी है वो इस रिसर्च में हुई है। इंद्रजीत, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं? जी देखिए, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ब्लड प्रेशर है। इसमें एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनको पहले से बीपी की बीमारी है। बीपी में एक नई चीज़ जो आई कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बीपी का खुद पता नहीं था। जब हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनके बीपी को मॉनिटर किया गया तो पता चला कि उनका बीपी हाई है। कुछ लोगों को स्टेरॉइड की वजह से उनका बीपी हाई हुआ। तो मैं बीपी के जो आंकड़े हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। बीपी के आंकड़ों में जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे उनमें 83% की मोर्टेलिटी, इन 100 मरीजों का जो आंकड़ा है उसमें 83 मरीज वो हाई ब्लड प्रेशर के थे। इसके अलावा सामान्य बीपी के 17% मरीज थे, यानी कि बीपी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस मोर्टेलिटी में, जो ये 100 मरीज जिन पे हम लोगों ने स्टडी की उसमें सामने आया। बीपी की जांच लगातार करानी चाहिए। बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, क्योंकि जो इनिशियल रिकॉर्ड हॉस्पिटल के थे उसमें उनके हाई बीपी का कहीं जिक्र नहीं था। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ये बात उनके सामने आई। अगला, ऑक्सीजन लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो
SpO2 का यानी ऑक्सीजन का आंकड़ा है, वो जिस वक्त मरीज अस्पताल में एडमिट हुआ उस वक्त उसका SpO2 क्या था। जो मरीज 80 से कम, 80 यानी कि 80, 70, 60, 50, 80 से कम ऑक्सीजन लेवल लेकर मरीज अस्पताल में आए, उनमें से 88% यानी जो हमारी 100 सैंपल साइज है उसमें 88 मरीज उसमें से नहीं बच पाए, जबकि 80 और 90 के बीच जो मरीज अस्पताल में अपना ऑक्सीजन लेवल लेकर आए उसमें 12% मरीजों की मोर्टेलिटी हुई। इसके बाद जो तीसरा हमारा फैक्टर है वो BMI, बॉडी मास इंडेक्स, 25 होना चाहिए एक सामान्य आदमी में। तो हमने अपनी रिसर्च में इस 25 को बेस माना है कि 25 से ऊपर जिनका BMI था उनको हमने मोटापे की कैटेगरी में रखा है। उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई है, 84%, यानी कि जो 100 का सैंपल साइज था उसमें 84% लोग कोरोना से ज़िंदगी की जंग हार गए, जबकि जो सामान्य वजन यानी कि जो नॉर्मल 25 के बिलो BMI था उनमें मोर्टेलिटी सिर्फ 16% की थी। तो ये 3 बेसिक जो अगले हमारे क्राइटेरिया थे उनमें ये 3 हैं। मोटापा बहुत खतरनाक तौर पे सामने आया रूबिका। मोटापा, BP, डायबिटीज़, आपने कहा ऑक्सीजन लेवल, ये वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका बड़ा ख्याल रखना होगा, और ये ज़रा इधर उधर होते हैं तो चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी इस मामले में इंक्रीज़ हो जाता है। मेरे साथ डॉक्टर संजय भी है और डॉक्टर स्वाति भी है और डॉक्टर रश्मि भी है। डॉक्टर रश्मि, आप तो बच्चों की भी विशेषज्ञ हैं, यानी अब जो ये तीसरी वेव है इसमें बहुत हद तक डायबिटीज़ बच्चों के लिए ज़्यादा देखी नहीं गई है, ब्लड प्रेशर वो भी ना के बराबर होता है, लेकिन उसके बावजूद इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट अगर ये तीसरी वेव बच्चों को अटैक करती है। तो ये 100 लोगों को जब आप स्टडी कर रही थी तो ये तीसरी वेव कितना आपके जहन में चल रही थी? देखिए, तीसरी लहर के लिए तो हम सभी को सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी लहर आएगी ज़रूर, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि तीसरी लहर बच्चों को ही स्पेशली अफेक्ट करेगी। तो हम लोगों को इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि बच्चों में भी बहुत बार केसेस में ऐसा होता है कि डायबिटीज़ उनकी डायग्नोज नहीं होती है। हो सकता है जब वो पहली बार कभी किसी बीमारी से ग्रसित तो तभी उनकी डायबिटीज़ डायग्नोज हो। हाइपरटेंशन बच्चों में डायग्नोज बहुत लेट होती है क्योंकि हम इन फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं। तो हो सकता है कि उस समय जैसे अभी एडल्ट्स में भी ऐसा ही हुआ कि जब वो बीमार हुए तब हमें बहुत सारे केसेस का पता चला कि वो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं। बच्चों के केस में भी ऐसा हो सकता है। तो हमें इन सारे फैक्टर्स को, जो भी एडल्ट्स में फैक्टर्स मिल रहे हैं, बच्चों के प्रति भी उतनी ही सचेतता से उनको देखना और समझना चाहिए और उनको टाइमली डायग्नोज करके ट्रीटमेंट जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि बच्चों में हमें पता ही ना चलेगी और एकदम से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। और इसीलिए ये फैक्टर्स ऐसा ना सोचे, इसलिए हमें इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब ये ऐसा ना सोचा जाए कि नहीं ये तो बड़ों में ही पाई जाने वाली बीमारी है और इसीलिए तीसरे वेव जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं समझ गई। डॉक्टर संजय भी हमारे साथ है। डॉक्टर संजय, इस ये सबके लिए जरूरी है। ओके, डॉक्टर संजय, इस रिसर्च में आपको सबसे इम्पोर्टेंट पहलू क्या नजर आ रहा है? देखिए, कोमॉर्बिडिटीज जो है शुरू से ही है, जब से कोविड-19 शुरू हुआ है वुहान से दिसंबर 2019 से, तब से कि कोमॉर्बिड कंडीशन, और उसमें 2 ओबेसिटी एंड आपका ब्लड प्रेशर, सॉरी डायबिटीज़, ये दोनों जो है इनमें मॉर्टेलिटी हमेशा से ज़्यादा रही है। लोकल डेटा भी हम देखते हैं, उसमें ग्लोबल डेटा देखते हैं, उसमें सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप देखें, जो न्यूयॉर्क में मार्च अप्रैल पिछले साल था, सबसे ज़्यादा जो ओबेज लोगों की डेथ हुई थी। तो ये पूरी दुनिया में इसका ये है, और वह प्रूफ करता है कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है, स्पेशली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, बट इनमें रियली इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, और उसी को ये प्रूफ करता है, ये जो हमारा ये है। जहाँ तक रही बात कि ज़्यादा ये यंग लोगों की, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि परसेंटेज जो है देखिए, सिर्फ 8% पीपल जो हैं 60 साल से ऊपर के हैं इस कंट्री में,
ये आल्दो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि ऐसी सैंपलिंग नहीं की गई। फिर भी जो 100 लोगों पे किया गया है उनमें करीब 40-45% लोग 45% लोग 60 साल से ऊपर हैं, जबकि 60 साल से ऊपर के लोगों का जो है संख्या जो है इस देश में सिर्फ 8% के आसपास है, 8 से 9%। तो अभी भी देखा जाए तो एज फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ जो है आपके कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ। जी हाँ, यही नतीजा मैं निकाल सकता हूँ। आप कह रहे हैं एज फैक्टर और कोमॉर्बिड होना, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कोरोना की जंग में। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसे लेकर डॉक्टर गुप्ता आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा था कि जो दो फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए, एक है उसमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है ओबेसिटी। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, मैं ये दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि हाइपरटेंशन में जो आपकी धमनियां हैं, जो जिसमें रक्त बहता है, हमारा ब्लड बहता है, वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। उसकी वजह से इन मरीजों में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं, स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी एनेरिज्म हो जाता है, मतलब जो गुब्बारे कमजोर हो जाता है उस तरह की फूल जाती हैं धमनियां, वो रप्चर हो जाता है, उसकी वजह से फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं और डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे ही जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनमें हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। किडनी में अगर ब्लड वेसल नैलो हो जाती है तो उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी ज्यादा होती है, इसकी वजह से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन ज्यादा होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स थे जो इनडायरेक्टली हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में डेथ को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो उन मरीजों में जिनमें ओबेसिटी होती है, आपने देखा होगा उनको वो स्नोरिंग होती है, स्लीप एपनिया होती है, वो रात को खराटे भरते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रात में ऑक्सीजन सैचुरेशन वैसे ही फॉल कर जाती है। उनके अंदर लंग डिजीज है, फेफड़े की जो बीमारियां, अस्थमा, पल्मोनरी क्लॉट ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए ये और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ओबेसिटी थी, लंग्स को कंप्रोमाइज कर रही थी, उसके लिए उसकी वजह से भी डेथ के चांसेस ज्यादा थे। इसके अतिरिक्त ओबेसिटी डायरेक्टली भी हाइपरटेंशन को बढ़ावा देती है, स्ट्रोक को बढ़ावा देती है, हार्ट डिजीज को बढ़ावा देती है, डायबिटीज को बढ़ावा देती है। तो इस वजह से हमें लगता है कि जो हाइपरटेंशन थी और जो ओबेसिटी थी, कहीं ना कहीं दोनों ही तो डॉक्टर बहुत गुप्ता, खतरनाक थे। अब तक हम ये सुनते आ रहे थे कि मॉर्बिड है अगर पेशेंट तो आप उनकी वैक्सीनेशन जल्दी करवा दीजिए। और ये देखा भी गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनको वैक्सीन लगाई गई है उनको कोरोना तो हुआ लेकिन बच भी बहुत बड़ी तादाद में गए। वो हल्का फुल्का जुकाम, थोड़ी बहुत कमजोरी, लेकिन हालात इतने ख़राब नहीं हुए कि उनको उस लेवल पर जाना पड़े कि आईसीयू में भर्ती करवा दिया जाए या वेंटिलेटर पर रखा जाए। एक और अब सवाल इंद्रजीत ने जो आप लोगों के साथ मिलकर ये रिसर्च की है, एक और सवाल लेते हैं और उसके बाद मैं आपके पास डिटेल में आऊँगी। इंद्रजीत, अगला कौन सा सवाल था, क्या जवाब उसका? जी देखिए, एक जो हॉस्पिटलाइजेशन का फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट आया। हमने इसको 3 कैटेगरीज में रखा है हॉस्पिटलाइजेशन को, कि मरीज़ जब बीमार हुआ यानी कि जब उसके सिम्टम्स आए तो वो कितने दिनों बाद अस्पताल पहुंचा। 3 कैटेगरीज हमने रखी हैं, जिसमें पहले 5 दिन में जो मरीज़ भर्ती हुए उनकी मौत का आंकड़ा वो काफ़ी कम हमें मिला। हमारे सैंपल साइज में वो 10% था। जो 5 से 7 दिन में भर्ती हुए यानी कि 5वें दिन से लेकर 7वें वो ज़्यादा वो हुए। इसके अलावा जो एंजाइटी था वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। एंजाइटी में हमने 3 चीज़ों को लिया। एंजाइटी ड्यूरिंग जो हॉस्पिटलाइजेशन था वो एक, उसको हमने फैक्टर बनाया। दूसरा, डिप्रेशन की तरफ जो मरीज जा रहे थे उसको हमने फैक्टर बनाया। और तीसरा, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इरिटेशन यानी कि नॉन कोऑपरेशन विद द मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। उसमें ये 3 क्राइटेरियाज हमने बनाए, जिनमें कम एंजाइटी या मेंटल इस तरह के फैक्टर थे। उनकी जो कैजुअलिटी हुई, उनकी जो मौत हुई वो 10% थी। जो मिड लेवल के थे उनकी 35 हुई और जो ज़्यादा थे उनकी 55% लोग कोरोना से ज़िंदगी की जंग हार गए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई कि संक्रमित होने के बाद जो डॉक्टर हमें बार बार बता रहे थे कि तनाव को दूर रखना है, तनाव को दूर रखना है। इस स्टडी को करने के बाद एक चीज़ समझ में आई, जो डॉक्टर से हमारी सारी बात हुई, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो साफ कह रहे थे कि जो पेशेंट इसकी गिरफ्त में चले गए उनको बचाना मुश्किल हो गया। जी रूबिका। तनाव, ओबेसिटी, डायबिटीज़, आपने कहा ऑक्सीजन लेवल, आपने कहा टेम्परेचर, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये सिर्फ कही हुई बातें पहले लग रही थी, लेकिन अब 100 पेशेंट पर बाकायदा बड़ी रिसर्च एबीपी न्यूज़ की हुई है डॉक्टर्स के साथ। अब उन बाहरी फैक्टर्स पर जो रिसर्च हुई है इंद्रजीत राय आपको बताएंगे। इंद्रजीत। देखिए रूबिका, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है। ये डेटा है कि खुद का इलाज लोगों ने किया।
ये डेटा है कि अस्पताल में एडमिट होने से पहले, यानी मरीज जब अस्पताल गया, उसने डॉक्टर को जो रिपोर्ट किया कि उसने कौन कौन सी दवाइयाँ पहले खाई थी, ये उसका डेटा है। यानी कि ये आंकड़ा जो है वो इंटरनेट और गूगल और बाकी या सेल्फ मेडिकेशन आप कह सकती हो, उसके ज़रिए जिन लोगों ने दवा खाई, और ये जिन्होंने या तो डॉक्टरी सलाह से दवा खाई या फिर दवा नहीं खाई, ये वो आंकड़ा है। बिना डॉक्टरी सलाह के जिन लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन किया बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, उनमें से 77% लोगों की वो तादाद थी जो मोर्टेलिटी की तादाद थी। और जो डॉक्टरी सलाह से जिन्होंने दवाई ली या फिर उन्होंने इंतज़ार किया अस्पताल का कि जब अस्पताल जाएंगे तब वो दवा खाएंगे, उनमें से सिर्फ 23% लोगों की मोर्टेलिटी हुई। यानी कि यहाँ एक बड़ी चीज़ निकल के सामने आ रही है कि डॉक्टरी सलाह के बिना दवा खतरनाक हो सकती है, और फिलहाल ये जो 100 पेशेंट्स हैं जिन पे हमने स्टडी की है उसमें खतरनाक नज़र आया। एक अगला जो हमारा क्राइटेरिया था वो लेट ट्रीटमेंट था। इसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। 5 दिन से पहले भर्ती होना, 5वें से 7वें दिन तक भर्ती होना और 7 दिन के बाद भर्ती होना। यानी कि लक्षण जब शुरू हुए और वो गंभीर होते चले गए तो उसके डिले को हमने पैरामीटर बनाया है। जो मरीज 5 दिन के अंदर भर्ती हुए, जो हमारा सैंपल साइज था 100 का, उसमें 2% मरीज जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। 5 से 7 दिन के बीच जो मरीज भर्ती हुए वो 43% अपनी ज़िंदगी की जंग हारे, और 7 दिन के बाद जो भर्ती हुए वो 55% ज़िंदगी की जंग हारे। यानी कि जो देर से अस्पताल गए, जिनकी जो मेडिकल पैरामीटर्स थे वो डिप होते गए, तो ये मौत का आंकड़ा साफ इंडिकेशन दे रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि इस डेटा से एक चीज़ जो हमें समझ में आई वो आई कि लक्षण के आते ही आप अपना इलाज शुरू कराइए, डॉक्टर से मिलिए। सेल्फ मेडिकेशन या घर पे ये कोई विकल्प नहीं है। ये डेटा साफ बताता है कि मोर्टेलिटी का रेट इससे हाई हुआ है हमारी इस स्टडी में और हमारे इस सैंपल साइज में। तीसरा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को हमने देखा, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे सामने अवेलेबल थे इन 100 मरीजों के। उसमें पुरानी बीमारी जिन लोगों को नहीं थी, कोई भी नहीं थी, कोई भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी, उसमें सिर्फ 23% लोग अपनी ज़िंदगी की जंग हारे, जबकि जिनके पास पुरानी बीमारी मौजूद थी उनमें 77% लोग अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। इस डेटा से ये समझ में आता है कि बीमार लोग कोविड के दौरान ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ये जो 100 सैंपल साइज था उसमें बीमार लोगों की मोर्टेलिटी हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऑलराइट, डॉक्टर संजय भी हमारे साथ हैं, फिर बता दूं डॉक्टर रश्मि हमारे साथ हैं, डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर डी.के. गुप्ता। डॉक्टर डी.के. गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता, इन दोनों ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और डॉक्टर संजय राय जो हैं उन्होंने रिसर्च में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट राय के लिए वो इस पैनल में शामिल हैं। डॉक्टर संजय राय, अभी जो बात इंद्रजीत कह रहे थे और मैं जब सुन रही थी तो ग्राउंड रियलिटी सामने आ रही थी कि जब आपको ऐसी कोई बीमारी, कोरोना वायरस, बुखार वगैरह होने लगता है तो आप अस्पताल के चक्कर नहीं काटते हैं, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर आपको मिल नहीं रहे होते। सच्चाई ये है, मैं ग्राउंड जीरो की बात कर रही हूँ। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? डॉक्टर से मिलेंगे नहीं तो 77% चांसेस है दवा लेने पर कि आप ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर से मिलें, ऐसे चांसेस कम दिख रहे हैं। देखिए, जो सेकेंड वेव था उसमें एक तो ये फैक्टर था, डॉक्टर मिलना मुश्किल था। कोविड के समय में रियली डॉक्टर मिलना और भी मुश्किल, कम भी वेव था तो भी मिलना मुश्किल हो गया है। थोड़ा सा मरीजों को डॉक्टरों से मिलना जो है डेफिनेटली बहुत ही मुश्किल है। तो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, चाहे आपके चैनल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, गूगल द्वारा, ये सब पे लोग लेते हैं, उन्होंने लिया। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन से और इस नतीजे से हम ये कहें कि जो लोग अपने से लिए वह उनमें डेथ ज़्यादा हुई। इसका ये कंक्लूजन ड्रा करने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि रियली ऑलमोस्ट सारे ही लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, क्या उन्होंने कुछ हार्मफुल दवा ली, क्या स्टेरॉइड जैसे मान लीजिए जल्दी शुरू कर दिया या कुछ ऐसा हुआ? तो डॉक्टर राय, हमारे साथ दोनों डॉक्टर मौजूद हैं। हाँ, डॉक्टर डी.के. गुप्ता बताइए। नो फर्स्ट पहला सवाल डॉक्टर राय, डॉक्टर डी.के. गुप्ता।
बिल्कुल। तो डॉक्टर डोबिका जी ये बिल्कुल सही कह रहे थे आप कि ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक सेकेंड वेव के दौरान ये बिल्कुल सही था कि डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन फिर भी टेली कंसल्टेशन उपलब्ध थी। डॉक्टर हर मरीज के फ्रेंड्स में, रिलेशन में कुछ ना कुछ डॉक्टर्स होते हैं, तो हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। चूँकि बड़ा कन्फ्यूजन था, कुछ लोग अर्ली स्टेरॉइड्स स्टार्ट कर रहे थे, लोग मेडरॉल जैसी दवाई ओवर द काउंटर ले रहे थे, लोग एंटीवायरल ड्रग अपने आप स्टार्ट कर रहे थे, लोगों ने मल्टीपल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी थी। तो कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स स्टार्ट की, हमने एंटीवायरल ड्रग्स किए, स्टेरॉइड की जरूरत नहीं थी, स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं उसका नुकसान हुआ, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हुई। इवन ऐसे लोगों को देखा गया कि पोस्ट कोविड भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो ये एक बड़ा फैक्टर था कि हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इस तरह से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर फिजिकली उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कोशिश करें, हम लोग टेली कंसल्टेशन के माध्यम से या किसी और तरीके से जरूर जुड़े, वीडियो कंसल्टेशन जुड़े, सो दैट हमें सही सलाह सही वक्त पे मिल पाए। ओके। तो स्वाति मास्टर कुछ कहना चाह रही है। हाँ डॉक्टर, अरे वाह डॉक्टर साहब, आप आपको एंकरिंग भी अच्छी खासी आ गई है अब हमारे साथ कोरोना में डिबेट करते करते। ऑलराइट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, ये तो लाइट नोट पर था, लेकिन दूसरा जो सवाल है उसका जवाब भी मेरे ख्याल से उसी सवाल पर ला खड़ा कर देता है कि पहले 5 दिन में भर्ती हो गए तो 2% लोग ही मरे, लेकिन अगर 7 दिन बाद भर्ती हुए तो 55% चांसेस बढ़ गए उनकी मौत के लिए, वो जिम्मेदार हुए। तो भाई इतना जल्दी तो बेड मिल ही नहीं रहे ना। ठीक बात है आपकी रूबिका, और इस वजह से भी कई सारे लोगों को लेट बेड मिले, लेट एडमिशन हुआ, और हमने भी कई बार लोगों को ये बोला कि अभी जब तक रेड फ्लैग साइंस नहीं दिख रहे हैं आप घर में आसानी से ठीक हो सकते हैं, और इसलिए काफी लोग घर में रुके, उस वक्त अपना ट्रीटमेंट घर में किया। पर मैं आपको जरूर बधाई दूंगी स्टडी के लिए रूबिका जी, क्योंकि देखिए ये इस स्टडी से न केवल आम लोगों के लिए, सरकार के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस निकल कर आते हैं। देखिए सरकार को ये बहुत साफ तौर से समझ आएगा कि अगर हम एक टेली मेडिसिन का नेटवर्क भारत में बनाए तो जो हमारे पास इस वक्त डॉक्टर्स की कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है, हम उसको बहुत आसानी से प्लग कर सकते हैं। क्योंकि सेकेंड वेव में हमने टेली मेडिसिन के द्वारा इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया, घर बैठे उन लोगों को ट्रीटमेंट मिला, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ जाए, किस डॉक्टर को अप्रोच करें, किससे हम बात करें। तो अगर ये नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड हो भारत में तो वो हमारे आम लोगों के लिए बहुत अच्छी एक टूल बन सकता है, जिसके द्वारा वो ऐसे संकट के समय में इन डॉक्टर्स को रीच आउट कर सकते हैं ताकि वो खुद ट्रीटमेंट ना करें और उन्हें कुछ ना कुछ जो सहारा है एक डॉक्टर का वो मिले। दूसरा, लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सीख है स्टडी से। देखिए एक चीज ये तो समझ आ रही है कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पहले से बीमारियां हैं, तो आपको उनका इलाज कराना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पर एक बहुत अच्छी चीज जो स्टडी से सामने आई है वो ये है कि कुछ चीजें आपके अपने हाथ में है, जैसे कि मोटापा एक ऐसा फैक्टर है जो लोग अगर खुद मेहनत करें, अपने बच्चे मोटे हो रहे हैं, आप मोटे हो रहे हैं, तो आप उसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, आप वो मेजर्स खुद उठा सकते हैं कि आप उस रिस्क कैटेगरी में ना जाएं। खत्म हो जाएगी, डायबिटीज बहुत हद तक उसकी वजह से रुक जाएगी, बीपी बहुत हद तक उससे रुक जाएगा। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक सवाल हम इंद्रजीत राय ने जो आप लोगों के साथ मिलकर ये स्टडी की है, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, और उसके बाद मैं डॉक्टर रश्मि जो हैं उनका भी रुख करूंगी, और उसके बाद डॉक्टर गुप्ता आपका। इंद्रजीत जी, देखिए जो अगला हमारा डेटा है वो सडन कोलैप्स, यानी कि डेटोरेशन अचानक हुआ। जैसे कई मरीज थे जो 2 लीटर 3 लीटर ऑक्सीजन 4 लीटर ऑक्सीजन पे वार्ड में थे और वो अचानक कोलैप्स हो गए। दूसरी तरफ वो थे जो प्रोग्रेसिव डेटोरेशन था, यानी धीरे धीरे वो बीमार पड़े, उनकी हालत ख़राब होती गई। इस डेटा को हमने अपना आधार बनाया है। सडन कोलैप्स की जो हमारे सैंपल साइज़ में, जो 100 का सैंपल साइज़ है, उसमें 24% लोग सडन कोलैप्स के डेथ के आंकड़े में शामिल थे, जबकि प्रोग्रेसिव डेटोरेशन में, यानी कि धीरे धीरे तबीयत ख़राब होकर और मौत की तरफ बढ़ना, उसमें 76% लोग शामिल थे। इसके अलावा जो अगला हमारा फैक्टर था वो चेस्ट का जो संक्रमण था, उसमें हमने HRCT को, जो CT स्कैन था उसके स्कोर को आधार बनाया। जो मेडिकल हिस्ट्री में हमें HRCT मिली उसमें 20 से ज़्यादा और 20 से कम के पैरामीटर को हमने आधार बनाया है। 20 से कम के HRCT के जो मरीज़ थे उनमें जो हमारे सैंपल साइज़ है उसमें 14% ज़िंदगी से जंग हार गए, जबकि 20 से ज़्यादा HRCT वाले वो 86% अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। जी ओके, एक सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वैक्सीन को लेकर, मैं
उस वैक्सीन वाली रिसर्च पर इंद्रजीत राय ने क्या उसका कंक्लूजन था बताऊं, उससे पहले मैं चाहती हूं कि एक क्विज हो जाए। डॉक्टर डीके गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता को तो इस सवाल का जवाब मालूम है, तो डॉक्टर रश्मि, पेपर आपके पास तो लीक हो गया है, इनफैक्ट पेपर आप ही ने बनाया है, तो ये सवाल मैं आपसे नहीं करूँगी, ये सवाल मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से करूँगी और ये सवाल डॉक्टर संजय से करूँगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर रश्मि, ऐसी कोई बात कम शब्दों में आप मुझे बता पाएं जब ये रिसर्च और ये स्टडी आप कर रही थी इन 100 मरीजों पर? देखिए, इस रिसर्च से, इतनी स्टडी से हमें ये पता चला है कि हमारे पास ये बेस्ट टाइम है कि हम बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। ओके। जितनी हमारी कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस हैं, हम कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट करा के उनको रूल आउट करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि थर्ड वेव से बचा जा सके। ये बेस्ट टाइम है कि हम थोड़ा बाहर निकल के अपने टेस्ट कराएं, अपनी हेल्थ को करें, कुछ योगा करके अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश करें, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। ओके, ये अगर हुआ तो बहुत हद तक हम अपने आप को बचा पाएंगे। ऑलराइट, अब एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते हैं। इस रिसर्च का नतीजा, वैक्सीन के सवाल का जो नतीजा आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको, एंड गारंटी है कि आप चौंक जाएंगे कि वैक्सीन लगाने वाले लोग और वैक्सीन ना लगाने वाले लोगों में कितना फर्क है कोरोना वायरस से लड़ाई में। ये नतीजा क्या कहता है वो इंद्रजीत आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राय और डॉक्टर महेश्वरी, क्योंकि आप स्टडी में शामिल नहीं थे, मुझे पता है कि आपने ये सवाल भी नहीं देखे होंगे, स्टडी भी नहीं आपने पता की होगी, क्या लगता है आपको क्या परसेंटेज होगा? डॉक्टर स्वाति, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। 50-50 होगा, 60-40 होगा? और मैं सवाल बता देती हूँ, उसका जवाब मुझे बताइएगा। कोरोना पर सबसे बड़ी रिसर्च में मौत, अगर वैक्सीन लगाई तो कितना % लोगों की मौत होगी और कितना % लोग बच जाएंगे? आपका परसेंटेज क्या है स्वाति? मेरे ख्याल से 1% के आसपास होगा या शायद उससे कम भी हो सकता है। ऑलराइट, डॉक्टर राय? देखिए, ये तो प्रूवन है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं सिवियरिटी कम करती हैं, डेथ कम करती हैं ओवरऑल, उसी पे इनका इम्पैक्ट है। आपका चूंकि जो डेथ होने के बाद लिया गया है, इसको अगर इन्फ्रेंस हमें ड्रा करना हो, वो अब मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं बता देता हूँ, तो ये करीब 10% के आसपास होना चाहिए उन लोगों की डेथ जिन्होंने वैक्सीन ली है, 90% होना चाहिए जो वैक्सीन नहीं लिए, आपके इसमें आना चाहिए, बट उसका इन्फ्रेंस मैं बाद में बताऊंगा, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर राय, इन दोनों में से इनाम का हकदार कौन? खासकर मेरे उस सवाल के जवाब में ये बताएंगे इंद्रजीत राय। अच्छा, बड़ी सी स्माइल आप डॉक्टर डीके गुप्ता और डॉक्टर रश्मि के चेहरे पर देख रहे हैं, लेकिन इंद्रजीत, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई, कोरोना से जंग में वो कितना % जीत हासिल कर सकते हैं, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, बताइए। जी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इसको भी एक आधार बनाया था कि किसने वैक्सीन लगाई और किसने नहीं लगाई। जो मोर्टेलिटी के आंकड़े थे उस पर हमने उसको भी देखा। चौंकाने वाली बात थी कि सिर्फ एक ऐसा मरीज था जो वैक्सीनेटेड था और उसकी मोर्टेलिटी हुई। बाकी जो हमारे सैंपल साइज में मरीज थे उसमें से सारे नॉन वैक्सीनेटेड थे, यानी कि यहाँ पे वैक्सीन ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वैक्सीन, जो हमारा सैंपल साइज है, जो हमारा डेटा है और जो हमने देखा, उसमें वैक्सीन ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। और सिर्फ एक मरीज, उस मरीज की भी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, उसने 5 या 6 दिन पहले ये वैक्सीन की सिर्फ एक डोज ली थी और उसकी मोर्टेलिटी हुई थी। बाकी किसी भी मरीज ने, सारे नॉन वैक्सीनेटेड थे। तो वैक्सीन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रूबिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 100 लोगों पर रिसर्च हुई जिनको कोरोना हुआ था। उन 100 लोगों में 99% ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई और उनकी मौत हो गई। स्वाति, डॉक्टर स्वाति, मेरा वाला जो प्राइज है वो सवाल का, उसमें आप जीती, लेकिन 1% और आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि 1% चांस है कि वैक्सीन लगाई और मौत हो जाएगी, बाकी 99% जीत जाएंगे जंग?
देखिए रूबिका, अगर आप ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के डेटा को देखें तो वो 0.03, 0.07 इस तरह से ही आता है कि अभी तक हमने जितनी करोड़ वैक्सीन लगाई हैं उनमें से इन्फेक्शन होने वाला दर ही अगर 0.03, 0.07 होगा तो फिर मोर्टेलिटी रेट तो डेफिनेटली उससे कम होना ही बनता है, उससे ज्यादा होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए मैंने 1% पर इस वक्त बोला कि 1% ही रहा होगा, उससे ज्यादा होने की संभावना नहीं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता। बिल्कुल, देखिए नो डाउट। देखिए रूबिका जी, हम सबको पता है, हम लोग बार बार आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुके हैं कि वैक्सीन से हमें एक तो इन्फेक्शन के बचने के चांसेस होते हैं। अगर बहुत बार हम लोग को इन्फेक्शन हो भी जाता है तो इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, वो सीवियर नहीं होगी। सीवियर होगी बीमारी तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होंगे, ARDS कम होगा, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन कम होगा, इसीलिए डेथ कम होती है। और हम सब ने देखा है, हम सबको वैक्सीन लगी थी, हम सबको भी कोरोना हुआ है और हमको कोरोना एक सिर्फ फ्लू की तरह रहा। अगर आपने वैक्सीन ली है तो कोरोना सिर्फ फ्लू रह जाएगा, कोरोना कोविड नहीं बनेगा। कोविड बीमारी है और कोरोना फ्लू सिंपल फ्लू है। अरे वाह, वैक्सीन लिया तो फ्लू की तरह आएगा कोरोना और चला जाएगा। प्रूवन है, वैक्सीन इफिकेसी हर का निकाला हुआ है, तो वैक्सीन इफेक्टिव है डेथ रोकने में एंड सीवियरिटी रोकने में। लेकिन जैसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की बात हो रही थी कि 0.003 और ये वह डेटा नहीं, क्योंकि जो भी डेटा है अभी CMC वेल्लोर ने पब्लिश किया है, अपोलो ने कुछ दिन पहले पब्लिश किया था, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ने किया है और ढेर सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जो है वह डिजाइन बेटर होता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को बताने के लिए, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग होती है। अगर हम डेटा की बात करें जो वैक्सीनेशन साइट्स के डेटा है, क्योंकि उनका फॉलोअप नहीं होता है। ये देखा गया है कि 3% से लेकर 9% तक है, तो इन्फेक्शन को रोकने में उतना इफेक्टिव वैक्सीन हमारा नहीं है, लेकिन सीवियरिटी रोकने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। वही बात जो डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे, आपका भी जो ये बता रहा है सीवियरिटी रोकने में और डेथ। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम रख सकते हैं वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर, जिसमें मैं आप चारों को इन्वाइट करूंगी। डॉक्टर रश्मि गुप्ता, मैं 10 या 20 सेकंड में चाहूंगी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे तीसरी वेव को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराएं। हमारे पास केवल एक ही अस्त्र है थर्ड वेव को रोकने का, या थर्ड वेव 2 गज की दूरी की तरह आके चले जाए। वैक्सीनेशन। ओके डॉक्टर गुप्ता, सॉरी डॉक्टर महेश्वरी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, लेकिन प्रॉमिस आगे एक और ऐसा शो रखने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। एंड थैंक यू सो मच इंद्रजीत इस इंटरेस्टिंग रिसर्च को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दूरी बनाए रखिएगा, दिल की नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। ABP न्यूज आपको रखे आगे।